ट्वेल्थ पास करते ही अमन ने सीधे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी शुरू की थी, और जब नोटिफिकेशन आया था, मतलब जब इन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की तो इनका ये सिर्फ 18 साल के थे जी। और 18 के हुए, जैसे 19 के हुए फिर एग्ज़ाम हुआ, इन्होंने क्लियर किया, मात्र 19 साल की एज में एग्ज़ाम क्लियर किया, और अभी फ़िलहाल एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट पे आईटीओ दिल्ली में वर्किंग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। आज बात करेंगे कि भाई इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हो यार, कैसे, मतलब इतनी कम एज में इतनी सद्बुद्धि कहाँ से आ गई, जब लड़के पढ़ना ही नहीं चाहते। आज जानेंगे सब कुछ इनसे कि वो क्या, मतलब स्ट्रेंथ रही इनकी, क्या इंस्पिरेशन था, कहाँ से वो चीज़, वो मोटिवेशन आती थी, ताकि जिससे कि इतने कम एज में ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। राइट, तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज़ और बता दूं आपको, इन्होंने दोबारा एक फिर एग्ज़ाम, बस रिजल्ट अवेटेड है, नहीं तो AAO की पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना सर। तो क्वाइट अ डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट। बात करते हैं इनसे। तो पहले तो ये बताइए आप कि ये जब आपने 12th पास किया तभी आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया था क्या? सर एक्चुअली घर का जो माहौल था उसके हिसाब से ज़्यादा पढ़ाई के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते थे। अच्छा। थोड़ा सा बैकग्राउंड उस टाइम पर फाइनेंशियली वीक था मेरा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए बचता है केवल एक रास्ता, वो है सरकारी जॉब का। तो 12th के जैसी बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करा, साइड बाय साइड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके जी। और मतलब 12th पास किए, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और तैयारी चालू। तो ग्रेजुएशन क्या बीए डाल दिया क्या कि आराम से होता रहेगा? नहीं सर, बीएससी मैंने किया, बट उसके लिए भी पढ़ाई तो करनी। बीएससी किससे? मैथ्स से। क्या बात है, बीएससी मैथ्स, उसमें भी पास हो गए या? हाँ सर, उसमें फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। क्या बात है, वहाँ भी फर्स्ट डिवीजन से पास, इधर नौकरी भी ले ली, तो बाकी बच्चों के लिए कुछ छोड़ोगे भाई? हाँ, तो खैर उसके बाद आपने तैयारी शुरू की। जी। ठीक है, मतलब इंटर होते ही तैयारी पे लग गए। हाँ। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते ही जी। कोचिंग वगैरह ली थी आपने? सर कोचिंग कुछ टाइम के लिए की थी, बट मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगा। कहाँ ली थी, वहीं अपने होम टाउन में? हाँ सर, होम टाउन में मैंने कोचिंग की कुछ दिन, अराउंड 1 से 2 महीने किया, बट वो फिजिकल एक्सर्शन जो मेरे ऊपर हो रहा था, डेली जाना आना, फिर कॉलेज भी था, तो चीज़ें सर मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो कोचिंग मतलब आप बिलोंग करते हैं फैज़ाबाद से, है ना? जी, अयोध्या से बिलोंग करते हैं, पहले फैज़ाबाद नाम था। काफ़ी इस समय न्यूज़ में हमेशा रहता है, और अगले मुझे लग रहा है 20, 25, 30 सालों तक रहेगा, है ना, न्यूज़ में ऑब्वियसली। तो ठीक है, वहीं से तैयारी की आपने। ठीक है, तो फिर गाइडेंस कहाँ से लेते थे आप, जब आपने कोचिंग भी छोड़ दी तो फिर कैसे पढ़ते थे? सर मैं यूट्यूब पर, आप जैसे सर बहुत टीचर्स हैं, और आपकी भी सर मैंने उस टाइम पर काफ़ी वीडियोस देखी थी, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था सर काफ़ी। तो एक बार जब मोटिवेशन आ जाता है ना, तो सर प्रिपरेशन करने में फिर अलग ही रिदम बनता चला जाता है। तो उस वहाँ से सर मैंने स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में तो यूट्यूब पर भी सर बहुत ही लिमिटेड मटेरियल था। आज तो सर दुनिया भर का पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का मटेरियल है। उस टाइम पर बहुत लिमिटेड टीचर्स थे, जिसमें से आप एक थे सर, जिनके चैनल के थ्रू काफ़ी मुझे मदद मिली। और उसमें स्टार्टिंग में तो सर यही पोस्ट, जॉब प्रोफाइल, ये सब देखता था, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आया। फिर सिलेबस देखा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो ये सब चीज़ें देखते देखते धीरे धीरे लिमिटेड बुक्स रखी, वहाँ से मैंने फिर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की। तो लिमिटेड बुक्स रख के तैयारी शुरू की, और उसके बाद आपने कितनी किताबें रखी थी मैथ्स की? सर मैथ्स की मैंने 2 किताबें रखी थी। हाँ, एक तो ये राकेश यादव की आती है, 7300 प्लस नाम था उसका, अब शायद चेंज हो गया है, तो एक वो रखी थी। और एक प्ले विद एडवांस मैथ्स आती है अभिनव शर्मा जी, वो। उसके अलावा मैंने कोई PDF कहीं कुछ नहीं, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं, उसी को रिपीटेडली बार बार करता गया। जहाँ डाउट आता था वहाँ मैं यूट्यूब की हेल्प ले लेता था। अच्छा, तो मतलब टीचर वीचर का ज़्यादा रोल नहीं रहा इसमें किताबें और लगातार लगाते रहे आप, है ना? हाँ सर। कितने घंटे रोज पढ़ाई कर लेते थे? सर मैंने कभी घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं की। मैंने अपना जो टारगेट बनाया था पर डे का, वो क्वेश्चंस के हिसाब से था। स्टार्टिंग में जब मैं लगा प्रिपरेशन में, तो मेरा टारगेट रहता था 50 क्वेश्चंस करके ही सोना है। फिर धीरे धीरे जब 1-2 बार मैं वो चैप्टर कर लिया मैंने अच्छे से, तो उसके बाद वो टारगेट को थोड़ा बढ़ाया, 75 पे पहुंचा। अच्छा। तो अब ऐसे नहीं कि एक बार में बैठा और 75 करके ही सोऊंगा। जैसे 25 एक बार कर लिए, 25 दोपहर में कर लिए, रात में गया फिर 25 करके सो गया। तो ऐसे मैं अपनी खेल कूद में पढ़ाई करता था। मतलब वो टारगेट, मतलब ये था कि इफेक्टिवनेस आनी चाहिए, है ना? हाँ सर, मेन चीज़ है बोरियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी जर्नी थी ये। अब लंबी जर्नी में अगर आप पहले दिन ही 100-200 क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे, तो वो फिर
कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उतना। अच्छा, कुछ लड़के होते हैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है एकदम जाग जाते हैं, कहते हैं इस बार 3 महीने बस एग्ज़ाम क्लियर करूंगा, उनके लिए मतलब क्या संदेश है? सर उनके लिए मैं ये कहूँगा कि पहले रिदम बनाइए। फ़र्क नहीं पड़ता आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, आपको डेली करना है। फिर आप 25 क्वेश्चन भी कर रहे हैं डेली, वो भी बहुत है, बट आप डेली करिए। क्योंकि एक बार जब 25 क्वेश्चन पे आप मास्टरी कर लेंगे डेली करने पे, आपको फिर मैक्सिमम आधे से 1 घंटा लगेगा 25 क्वेश्चन करने में। फिर आप अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और ये जर्नी लंबी हो सकती है, 3 महीना भी हो सकती है। इसी वजह से मैंने कभी स्टार्टिंग में बड़ा टारगेट नहीं सेट करा। पूरे दिन में कुछ भी करके मुझे 50 क्वेश्चंस, स्टार्टिंग में तो मैं इंग्लिश भी नहीं पढ़ता था, केवल मैथ्स पे मेरा फोकस था। फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते देते। ओके जी ठीक है, तो ये बात तो हो गई भाई इसकी, मतलब मैथ्स की, है ना, प्लस आपके पढ़ने के तरीके की। तो लाइब्रेरी वगैरह जाते थे आप या कैसे करते थे? सर लाइब्रेरी गया भी हूँ, नहीं भी गया, वो डिपेंड करता था उस टाइम पर, बट ज़्यादातर मैं अपने रूम पर ही पढ़ाई करता था। ज़्यादातर रूम पे ही पढ़ाई करते थे। तो खाने वाने का क्या सिस्टम था? क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं, बड़ा एक्सक्यूजेज रहता है कि भैया खाना भी बनाना पड़ता है, ये है वो है, इसमें पढ़ाई नहीं हो पाती। तो आपने क्या मेड वेड लगा रखा था या खुद से ही बनाते थे? नहीं सर, एक्चुअली उस टाइम पर मैंने भी बताया फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि मेड लग पाए, तो खुद कुक करता था, खुद खाना खाया और अपना जो है पढ़ाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मेड वेड लगा लोगे तो सफलता के चांसेस कम हो सकते हैं। एक कहावत है ना सर कि आराम में पढ़ाई नहीं हो पाती, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मेरा स्ट्रगल कुछ इस टाइप का था कि खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी है, और स्टूडेंट्स के लिए ये कपड़े धोना और भी कई काम होते हैं, इस टाइप के काम खुद करता था। और फ्री टाइम में पढ़ाई, कॉलेज गया, तो काफ़ी मेरा बिजी शेड्यूल रहता था। ओके, और ठीक है, ये बात हो गई। फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश की कैसे आप तैयारी करते थे, कैसे पढ़ते थे आप इंग्लिश? सर इंग्लिश का स्टार्टिंग में तो मैंने इतना फोकस किया नहीं इंग्लिश पर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से था मैं, तो मैंने सोचा इसको बाद में करूँगा। मेरी जो वीकनेस थी उस टाइम पर वो मैथ्स थी, मैथ्स नहीं मेरे से हो पा रहा था। तो जब कुछ टाइम हो गया मैथ करते हुए, उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ मैथ्स में मेरी कमांड बन सकती है, तब मैंने एक सब्जेक्ट और अपना इंक्लूड करा, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए सर केवल एक बुक मैंने पढ़ी है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, वॉल्यूम 1। कई लोग बताते हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट के साथ साथ एसपी बख्शी, बट नहीं, आप या तो एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं या तो प्लिंथ टू पैरामाउंट, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सर वोकेबलरी एक बड़ा, मतलब मैंने देखा है बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, कैसे उसको आपने बिल्ड किया? क्योंकि खैर इंग्लिश मीडियम के थे आप, लेकिन फिर भी जब एसएससी की वोकेबलरी के देखते हैं आप, तो कई सारे वर्ड नए मिलते हैं, तो कैसे उसको आप टैकल करते हैं? सर वोकैब एक ऐसा चीज़ है जो नैया पार लगा सकती है, नैया डुबा सकती है। अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वोकैब में, या वोकैब में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो और इंग्लिश में अगर कम मार्क्स होते हैं तो फिर सिलेक्शन से हम काफ़ी दूर हो जाते हैं। बट अगर वोकैब में अच्छे मार्क्स हैं तो चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। और वोकैब आपकी क्लॉज टेस्ट वगैरह में भी मदद कर देता है, कई जगह हेल्प कर देता है ना? तो वोकैब के लिए पहले तो मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के पीछे जो वोकैब दी हुई है उसको मैंने रिपीटेडली काफ़ी बार किया। जब वो हो गया तो सर एक बुक आती है नॉर्मन लिविस, वर्ड पावर मेड इजी। बहुत प्यारी किताब है, मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूँगा कि ये किताब, वो किताब जो मार्केट में मिल रही हैं, वाइट बुक, ग्रीन बुक, लेकिन वो जो किताब है ना, वो मतलब जेम है, वो मतलब एवरग्रीन बुक है। बट एक चीज़ मेरे साथ हुआ था कि जब मेरे एग्ज़ाम को 15 दिन बचे हुए थे, तब मुझे उस बुक के बारे में पता चला था। ओहो। तो बट सर उसकी बात ये अच्छी है कि वो 30 डे में पूरी बुक कंप्लीट आप कर सकते हैं, उसमें पूरा मैनुअल दिया हुआ है। तो मैंने उस टाइम में जितना खींचा, बट ट्रस्ट मी सर वो बुक मेरे लिए समझ लिए रामबाण थी, कि वो कैब जितने आए थे मेरा सारे सही थे उस टाइम पर। क्या बात है, क्या बात। तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं उस किताब को, बढ़िया किताब है, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती किताब है। वो कॉन्सेप्चुअल है, उसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, उसके बाद फिर हम जो भी वर्ड देखेंगे हम उसके मीनिंग अपने आप निकाल सकते हैं। उसमें इस तरीके से दिया है, तो वो काफ़ी अच्छी बुक थी। तो ये बात हो गई इंग्लिश की, है ना? वोकेबलरी के लिए आपने नॉर्मल लेविस पढ़ी, और बाकी प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1। न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे? सर न्यूज़पेपर जब मैंने टियर 2 के लिए प्रिपेयर किया था, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, तो उस टाइम पर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि लिखना रहता है। तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी। तो द हिंदू तो थोड़ा महंगा आता है 10-12 रुपए का, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस लगवाया था। अच्छा, आपके यहाँ महंगा पड़ता है ना? वो एक पुराना भी आता है एक दिन शायद उधर, हाँ, एक दिन पीछे का। वो सर 12 रुपए का ही आता है, 10 या 12 का, किसी दिन 12 का, नहीं तो मैंने उसकी जगह ये द इंडियन एक्सप्रेस लगाया था। वो अराउंड 5 या 6 का आता है।
तो डेली डिस्क्रिप्टिव के टाइम पर उससे पहले पढ़ता था, सेंटेंस की फॉर्मेशन वगैरह सीखता था, कैसे लिखना है। तो मैंने वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ा था, बाकी प्री के जर्नी में नहीं पढ़ा कभी न्यूज़पेपर। अच्छा, तो ये बात हो गई भाई इंग्लिश की, हमने लगभग पूरी बात कर ली। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए क्या कोई किताब आपने फॉलो की थी, या प्रीवियस ईयर पेपर किए थे, या मिक्स किया था, कैसे किया था आपने? सर जब मेरे एग्ज़ाम को अराउंड 1 से 1.5 महीना बचा था, तो मैंने डेली मॉक देना स्टार्ट कर दिया था, मॉक टेस्ट। ठीक है। जो एक मस्ट है हर एस्पिरेंट के लिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मॉक टेस्ट तो स्टार्टिंग से देना चाहिए हर वीक। बट मुझे उस टाइम पर इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने 1 महीना जब बचा था तो डेली मॉक देना स्टार्ट किया था। और उस टाइम पर प्रीवियस ईयर्स भी देता था, मॉक भी देता था, तो वहाँ से जो मुझे रीजनिंग मिलती थी मैं उसे सॉल्व करता था। और जो मुझे डाउट आता था, जैसे काउंटिंग फिगर्स, ये इसमें सबको काफ़ी डाउट आता है। एक आता था पहले क्वेश्चन इसका क्लॉक कैलेंडर का, इसमें ये थोड़ा डाउटफुल टॉपिक है। तो ये मैंने यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं, तो वो 2 चैप्टर के लिए पूरी रीजनिंग की क्लासेस करने बैठो, ये सर मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा वैलिड रीज़न नहीं था। तो मैंने बस जो मेरा डाउट था वही मैंने सर्च किया, उसे सीखा, प्रैक्टिस में लाया, और डेली मॉक से मेरी रीजनिंग काफ़ी तैयार हो गई थी। बाकी देखिए आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे, मतलब कितनी आप रीजनिंग में कितना अभी कर पा रहे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर को सेग्रीगेट किया है टाइप वाइज, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे RS अग्रवाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत मोटी किताब है। आप चाहें तो जो पेपर्स हैं उन्हीं को आप कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो वो RS अग्रवाल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, जो टॉपिक एक आधे ना आते हैं वो कर सकते हैं आप, या यूट्यूब वगैरह यूज़ करके। खैर, तो रीजनिंग की बात की। अब GS पे आते हैं। GS तो बड़ा ही सागर है, मतलब एकदम करने बैठो तो ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, पूरा कर भी लो तो कितना नंबर आएगा पता नहीं। तो इसको कैसे टैकल किया, मेंटल फ्रेमवर्क कैसे बनाया? सर GS मैं अगर सच बताऊं तो स्टार्टिंग से मैंने GK लेकर के नहीं चली। जिस दिन मैंने नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा, अब टाइम लिमिटेड होता है, अराउंड 100 डेज का टाइम था एग्जाम में, और फॉर्म भरने के बाद 100 दिन का लगभग गैप होता है। तो और कोर्स काफ़ी ज़्यादा था, मैथ्स भी करना था, इंग्लिश भी। तो मैंने उस टाइम पर एक थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया था। मैं लूसेंट तो साइड बाय साइड पढ़ ही रहा था डेली। लूसेंट बताते हैं कि रामायण है, समझ लीजिए, इस SSC की दुनिया का। तो लूसेंट मैं डेली पढ़ता था, उसमें जो जो याद करने वाली चीज़ें थी। बेसिकली वो लूसेंट में जो पिंक बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, इन्वेंशंस हो गया, तो बहुत सिलेक्टिव मैंने पढ़ा। ये नहीं कि पूरी लूसेंट मुझे रटनी है, ऐसा कुछ नहीं था। इन्वेंशंस हो गया, ये जैसे ओर्स एंड मिनरल्स का टॉपिक है, कौन सी और किस चीज़ की है, तो ऐसे टॉपिक जो SSC में पूछे जाते हैं, जो मुझे प्रीवियस ईयर देके पता चला था, ऐसी चीज़ें मैंने रट ली थी। और एक इसकी किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की GK की बुक आती है, उसमें अराउंड 10,000 के आसपास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं GK के। तो वो डेली सॉल्व करता था, पीछे जो उसकी थ्योरी लिखी रहती थी वो पढ़ता था। मैंने वो 2 बार ख़त्म किया, काफ़ी मेरा मतलब, क्योंकि SSC की एक कमज़ोरी कहें या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये क्वेश्चंस रिपीट करके देता है, रिपीट करता है। जी। तो वहाँ से कई क्वेश्चंस मेरे दोबारा से रिपीट होकर एग्जाम में दिखे थे मुझे। और करंट अफेयर्स को कैसे टैकल किया आपने? पढ़ाई की थी, करंट अफेयर्स पढ़ा था आपने? सर करंट अफेयर में मंथ के एंड में क्या करता था, जो कैप्सूल्स आते हैं करंट अफेयर्स के, एक ही बार में मैं उसे 2 दिन में बैठ के पढ़ लेता था। तो उससे काफ़ी, क्योंकि करंट अफेयर में कोई श्योरिटी नहीं है। तो क्या नोट्स भी बनाते थे उसके आप, कैप्सूल्स के जो इंपॉर्टेंट लगते थे? नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं करा। फिर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए क्या रखते थे? रिवीजन के टाइम कैप्सूल्स में जैसे पूरे आर्टिकल होते हैं, एंड टाइम पर मैंने क्या करा, वो आर्टिकल ही केवल हेडिंग पढ़ी, आगे गया, फिर हेडिंग पढ़ी, फिर नेक्स्ट। तो पूरा पढ़ने से बेटर था हेडिंग करके मैं फिर एग्जाम देने गया था। तो इस तरह आपने पूरी तैयारी की अपनी, है ना? कितना टाइम लगा आपको, कितने महीने आपने पूरी एक डेडिकेटेड होके कितने टाइम तैयारी की? सर अराउंड 7 से 8 महीना तो मुझे लगा था अपना मैथ्स में थोड़ा सा बेस बनाने में। और जो मेरी डेडिकेटेड पढ़ाई थी, वो ये जो 100 दिन का टाइम फ्रेम होता है फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक, वो 100 दिन जितनी जी जान था सब मैंने उसमें झोंक दिया। कितने घंटे? सर वही मैंने घंटे के हिसाब से प्रिपरेशन की नहीं तो मैं बता नहीं सकता, बट तब भी मुझे लग जाता था अराउंड 8 घंटा ऑन एन एवरेज डेली देने पड़ते थे। कंसिस्टेंसी कितनी मेंटेन की आपने? क्या कभी बीच बीच में 2, 4, 5 दिन 10 दिन ब्रेक भी करते थे, या बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते थे? सर जब एग्ज़ाम नज़दीक था तो मैंने कोशिश की जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो पाऊँ उतना बेटर है।
बट ये जैसे कभी कभार हेल्थ इश्यूज़ ये सब सबके साथ आते हैं ऑब्वियसली। जी। तो इसमें तो रेस्ट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आप हेल्थ इश्यूज़ हैं तब भी पढ़े जाओ, उससे लॉस है प्रॉफिट की जगह। तो ऐसे टाइम पर मैंने ब्रेक्स ले लिया था। बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था लाइफ में? सर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फालतू के फ्रेंड्स नहीं, कोई घूमना फिरना, फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों से दूर हो गया था। फ़ोन का एक एडिक्शन रहता है। मैं रील्स नहीं बनाते थे? नहीं सर, रील्स कभी नहीं बनाया। अभी बनाते हैं? नहीं सर, आज भी नहीं। तभी तो लगातार एग्ज़ाम निकाले जा रहे हैं। आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई, ठीक है? ये वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेके आते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो मैंने भी काफ़ी फेस किया है कि फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप पढ़ने बैठो, थोड़ी देर बैठो, ये आता है दिमाग में, यार इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज तो नहीं आया, लाओ चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे साथ भी इशू था। मैं क्या करता था कि अपना फ़ोन निकाल करके किचन में हमारा एक दाल का डिब्बा था, उसमें जा करके फ़ोन को रख देता था और डिब्बे को बंद कर देता था, फ़ोन को स्विच ऑफ करके, तब आके पढ़ाई करता था। उससे क्या होता था कि मन भी करता था ना अगर फ़ोन चलाने का, तो ये आता था यार कौन जाए इतने दूर, आलस आता था, और वो अपना पढ़ाई में मेंटेन रहता था मैं। तो देखिए भाई, मतलब कमियां तो यार हमारे अंदर हैं, अगर हम इंसान हैं तो उसको ओवरकम करना पड़ता है। वो एडिक्शंस अगर हमने डेवलप किया तो उससे हम निकल सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहे, लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं जिससे कि आप मोटिवेट हो। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसकी आप ढंग से करें, जी जान लगा के करें। आपको खुद को आगे बढ़ाना है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो टाइम वेस्ट ना करें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें। सो हियर वी आर एंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।